फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण 9 को सिद्ध करेंगे। उदाहरण 9, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस प्रश्न में हमें √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले अपरिमेय का विपरीत √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए √3 एक परिमेय संख्या है और √3 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय का विपरीत √3 को एक परिमेय संख्या मान लिए। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप का है और √3 को हमने परिमेय माना है, तो √3 भी p/q के रूप का होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए √3 बराबर p/q। अब p और q का जो कंडीशन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, जहां q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो p/q देख रहे हैं, ये q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है उसको भी लिखते हैं, p तथा q सहअभाज्य है। मतलब ये हुआ कि परिमेय होने के लिए p तथा q को सहअभाज्य होना जरूरी है। अब सहअभाज्य क्या होता है इसको बढ़िया से समझिए। देखिए, p और q को तब हम सहअभाज्य कहेंगे जब p और q दोनों एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, भाग ना लगे। इसको हम लोग इस प्रकार भी यहाँ पे समझ सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास दो संख्या है, 4 है और 9 है। इन दोनों संख्या को देखते हैं हम। 1 से तो दुनिया का सभी संख्या विभाजित होती है, इसका मतलब 1 से 4 भी विभाजित होगा, 9 भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे 1 को छोड़ देना है, 1 को नहीं देखना है। इसके अतिरिक्त क्या किसी अन्य संख्या से दोनों विभाजित हो पाता है, इसको देखते हैं। तो 2 की बात करें तो केवल 4 विभाजित होता है, दोनों विभाजित नहीं होता है। 3 की बात करें तो केवल 9 विभाजित होता है, जबकि 3 से ये दोनों विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये 4 और 9 क्या है, सहअभाज्य हैं। इसके विपरीत यदि बात करें 6 और 9 की बात करें, तो 6 और 9 की बात करेंगे तो 3 से 6 भी पूर्णतः विभाजित होता है और 3 से 9 भी पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब एक ही संख्या से ये दोनों संख्या विभाजित हो गया, तो ये दोनों परस्पर क्या है, सहअभाज्य नहीं है। मतलब यहाँ पे समझिए विपरीत, विभाजित नहीं होता है एक ही संख्या से, तो ये सहअभाज्य है। यदि एक ही संख्या से विभाजित हो जाएगा तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। अब दूसरी जो बात है उसको समझना यहाँ पे ये जरूरी है कि √3 परिमेय तभी होगा जब p और q क्या हो, सहअभाज्य हो। मतलब ये हुआ कि, तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि √3 परिमेय तब होगा जब p और q क्या हो, सहअभाज्य होगा तो परिमेय है। यदि p और q सहअभाज्य नहीं होगा, सहअभाज्य नहीं होगा तो ये परिमेय नहीं होगा। और जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। मतलब स्पष्ट क्लियर ये समझ में आ रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि √3 क्या अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि p और q जो है ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, और जब सहअभाज्य नहीं होगा तभी ये अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमें p और q को सहअभाज्य नहीं है दर्शाने के लिए किसी तरह ये दिखाना पड़ेगा कि p और q दोनों जो है किसी एक ही संख्या से विभाजित हो जाए, भाग लग जाए। अब p और q किस एक ही संख्या से विभाजित होगा, भाग लग जाएगा, उसके लिए हमें प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ हम जो देख रहे हैं कि 3 के साथ क्या है, वर्गमूल है, करनी है। तो इस करनी को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे।
तो यहाँ पे लिख लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। इस तरफ क्या है √3, तो उस पर कर लिए वर्ग यानी स्क्वायर। दूसरी तरफ है p/q, उस पर हम लोग कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा। और देखिए ये स्क्वायर p के साथ भी है तो p² q के साथ भी है तो q² अर्थात q वर्ग। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते, तो q² 3 के साथ गुना होगा तो 3q² बराबर इस तरफ बचेगा p²। अब आगे देख लेते हैं क्या 3 किसी को विभाजित कर पाएगा। तो 3 को यदि हम इस तरफ लेके आएंगे तो 3 इस बार गुना के रूप में है, और दूसरे तरफ आएगा तो ये p के साथ आकर के p² के साथ आकर के भाग लग जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि q² के हर में यानी नीचे में कोई संख्या नहीं है, लेकिन p² के नीचे क्या है, 3 है। इसका अर्थ ये हुआ कि p² 3 से क्या विभाज्य हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ मतलब कहाँ, समीकरण 1 में p² 3 से विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है। कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब इसी अध्याय में हम लोग पढ़ में 1.3 में पढ़े हैं कि कोई स्क्वायर वाला संख्या को 3 विभाजित कर देगा तो उसके स्क्वायर को हटा देंगे, अर्थात p के स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, p होगा। p भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे कि p भी 3 से क्या है, विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है, विभाज्य है। इसको हम लोग ऐसे भी यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए कोई संख्या है, मान के चलिए 6 है, 6 पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, जैसा कि यहाँ p पर क्या था, स्क्वायर था। अब हम देखते हैं कि 6 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो पाता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इधर कि देखिए 6 का वर्ग होता है क्या, 6 6 के 36, 36 को यदि हम लोग यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 32, यानी 6 का स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। अब यदि 6 के स्क्वायर को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या 6 3 से विभाज्य होगा, यदि 6 को भी हम 3 से भाग लगाएंगे तो भाग लगकर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अर्थात स्क्वायर वाला कोई संख्या 3 से कट रहा है तो उसके स्क्वायर को हटा देंगे तो वो भी संख्या 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। यानी इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि कोई संख्या 3 से कट रहा है, उसका स्क्वायर को हटा देंगे वो भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, भाग लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे स्थिति ए। अब हमें ये भी पता करना है क्या 3 से q विभाजित हो पाएगा, तो इसके लिए p का मान कुछ मान करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब p का मान क्या मानेंगे उसको यहाँ पे समझिए। तो यहाँ p का मान मानते हैं, माना कि p बराबर 3m यानी 3m, और यहाँ पे हम क्या ले लिए हैं, यम। आप यम की जगह में a b c d ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 लेना ही होगा क्योंकि p जो है 3 से विभाज्य है। अब यम क्या होता है, यम के बारे में भी यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां यम कोई क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे p के मान को हमको समीकरण 1 में रखना है, तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में रखने से पहले समीकरण को हूबहू यहाँ पे उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 है q² बराबर p² बट्टा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ p का मान जो है यहाँ से लेकर के रख देंगे यहाँ पे। तो q² बराबर p का मान कितना है, 3m, तो 3m लिख देंगे। अब p पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा करके बट्टा 3 लिख दिए। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, और q² बराबर ये स्क्वायर 3 के साथ है तो 3 तिया 9m² बट्टा 3। अब आगे इसको ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, काट लेंगे हम लोग। तो q² बराबर क्या होगा, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, अर्थात 3m²। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या 3 किसी को विभाज्य कर पाएगा। इसके लिए 3m को हम लोग इस पार लेके आएंगे, 3m² बराबर q², यानी पक्षों को अदल बदल कर दिए, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब और यहाँ पे देखेंगे हम लोग
3 जो है इस बार गुना के रूप में है, तो यहाँ यम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 3 इस बार आकर के क्यू स्क्वायर के साथ भाग लग जाने वाला है। अब यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यम स्क्वायर के हर में यानी नीचे में कोई संख्या नहीं है, लेकिन क्यू स्क्वायर के नीचे क्या है, 3 है। फिर हम लोग यहाँ पे पुनः मतलब दोबारा देख रहे हैं कि पुनः कि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर क्या 3 से क्या है, 3 से क्या विभाज्य है। तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अभी अभी हम लोग ऊपर में देखें, यदि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्यू स्क्वायर के स्क्वायर को यदि हटा देंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। तो क्यू को भी 3 क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो उसी बात को लिख देंगे, क्यू भी 3 से क्या है, विभाज्य है। क्यू भी 3 से क्या है, विभाज्य है। इसी चीज को हम लोग ऊपर एक बार देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं उस चीज को। इसको मान लेंगे हम लोग स्थिति बी। स्थिति बी से ये निकल के सामने आ रहा है कि क्यू जो है 3 से विभाज्य है। अब इससे पहले हम लोग जो स्थिति ए में देखे उसको भी यहाँ पे देखिए। स्थिति ए में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमें कि P जो है 3 से क्या है, विभाज्य, अर्थात स्थिति ए में P 3 से विभाज्य है। और अभी अभी जो स्थिति हम लोग B निकाले यहाँ पे, B में Q 3 से विभाज्य है। इसका मतलब स्थिति A और B से स्पष्ट होता है कि A में P और यहाँ पे Q दोनों 3 से क्या है, विभाज्य है। तो उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि स्थिति A तथा B से स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि P तथा Q दोनों मतलब ये दोनों 3 से क्या है, विभाज्य है, जैसा कि अभी अभी हम लोग देखे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, शुरू में हम बताए थे कि एक ही संख्या से P और Q दोनों विभाजित हो जाएगा तो ये दोनों से अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे P और Q दोनों एक ही संख्या 3 से विभाजित हो रहा है, भाग लग रहा है, तो इसका मतलब P और Q से अभाज्य नहीं है। उसी बात को यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए P तथा Q से अभाज्य नहीं है। क्यों से अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही संख्या 3 से विभाज्य हो रहा है, भाग लग रहा है। लेकिन परिमेय संख्या होने के लिए P और Q को सहअभाज्य होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे दोनों सहअभाज्य नहीं है। अब थोड़ा हम लोग शुरू में देखते हैं, हम लोग वहाँ पे कुछ माने थे उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, √3 को हमने परिमेय माना और परिमेय √3 को होने के लिए उनका सहअभाज्य होना जरूरी है। यानी परिमेय है तो सहअभाज्य है, सहअभाज्य होगा तभी क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पे P और Q सहअभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब सहअभाज्य नहीं है तो √3 एक क्या, परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब इसको परिमेय संख्या मान लेना क्या है, गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे मान्यता क्या है, गलत है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। कौन सी मान्यताएं हमारा गलत है, हम जो इसको गलती से परिमेय संख्या मान लिए थे ये मान्यता गलत है। तो इसका मतलब √3 परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं होता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसका मतलब √3 परिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय है। इसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमने यहाँ पे साबित कर दिया कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग √3 को सिद्ध कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।